नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे स्टॉक्स फॉर द वीक के नए वीडियो में। अभी लास्ट वीक का जो स्टार्ट था वो बहुत ही खराब था। हम लोगों ने देखा कि मंडे मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद पूरे मंडे को हमारी जो सेलिंग थी मार्केट में वो कंटिन्यू रही और मार्केट ने ऑलमोस्ट बोल सकते हो आप निफ्टी ने ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का मंडे को ही डाउनफॉल दे दिया। अभी हम लोग ने मंडे मार्केट में जो रिएक्शन देखा वो बेसिकली महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुए हैं उसी का वो एक रिएक्शन था। अभी देखो, मैं आप लोगों को एक बात बोल देता हूं, मुझे बहुत लोगों के मैसेज और बहुत लोगों के मुझे कॉल्स आ रहे हैं मेरे इन्वेस्टर्स के कि क्या हम लोग वापस से मार्केट में लोअर सर्किट देख सकते हैं। वापस से कोरोना के जो केसेस है वो इंडिया में बहुत ज्यादा स्पाइक हो रहे हैं। मतलब अगर आप देखो तो लास्ट जो ईयर में हमारे जो कोरोना के केसेस थे कंपेयर टू दैट ये साल जो अभी मतलब आ रहे केसेस वो उससे ऑलमोस्ट डबल है। तो मुझे बहुत सारे लोग यही कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं कि क्या मतलब वापस से मार्केट में एक लोअर सर्किट देखने मिलेगा। तो मैं आप लोगों को सबको एक चीज बता देता हूं कि मैं ये चीज के लिए बहुत ही श्योर हूं कि मार्केट सेम रीजन से वापस लोअर सर्किट नहीं लगा सकता है। जो अभी कंटिन्यूसली पार्शियल लॉकडाउन हो रहे हैं उसके कारण हम लोगों को थोड़ा बहुत मतलब मार्केट में वॉलिटिलिटी दिख सकता है, बट अगेन हम लोग लोअर सर्किट नहीं देखेंगे, ये मेरे को मतलब श्योरिटी है। अभी मैं इस बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि यही होगा, बट दिस इज माय व्यू। क्योंकि देखो, आप कभी भी हिस्ट्री में जाके देखो, मार्केट कभी भी एक मतलब जो चीज मार्केट में ऑलरेडी हो चुकी है ना वो चीज के लिए वो मार्केट वापस से फॉल नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा समय अगर आप लोगों को फ्लैशबैक में लेके जाओ तो अगर 1993 में जब मार्केट फॉल हुआ था उसका रीजन कुछ और था, 2008 में मार्केट जब फॉल हुआ था उसका रीजन कुछ और था, 2011 में मार्केट जब फॉल हुआ था उसका रीजन कुछ और था, और अभी रिसेंटली जो मार्केट फॉल हुआ उसका रीजन कुछ और था। मतलब कभी भी रीजन सेम नहीं थे मार्केट में। हमेशा एक चीज याद रखना, मार्केट में जब भी कोई नया सरप्राइज आता है नेगेटिव साइड से तभी ही मार्केट ज्यादा रिएक्शन करता है। जो नेगेटिव सरप्राइज ऑलरेडी मार्केट ने बेयर कर लिया है उसके लिए मार्केट वापस से नहीं गिरेगा। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बोला था कि निफ्टी में मुझे एक 14,300 का सपोर्ट दिख रहा है। तो हम लोग ने देखा कि मंडे मार्केट वो लेवल के नीचे क्लोज हुआ, बट वीकली बेसिस पे अगेन मार्केट ऊपर आके क्लोज हो गया। तो ये मंडे को जो मार्केट गैप डाउन होके जो नीचे फॉल हुआ है लास्ट पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो वही गैप डाउन का और वही फॉल को मार्केट ने वापस से कवर करने की कोशिश की। और बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ। मैंने आप लोगों को बोला था कि बैंक निफ्टी में 30,900 का सपोर्ट है। तो मंडे को तो वो लेवल टूट गया था, बट अगेन ट्यूसडे को मार्केट ने वापस से वो लेवल को रिकवर कर लिया और वापस से पूरे वीक में मार्केट ने थोड़ा खासा रिकवरी दिखा दिया है। अभी जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सैटरडे है, मतलब जब जनरली मैं अपने संडेज के वीडियो सैटरडे को रिकॉर्ड करता हूँ मॉर्निंग में, और यही सैटरडे को मतलब हमारे HDFC बैंक का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो मैं मार्केट में अभी क्या देख रहा हूं ना कि निफ्टी तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहा है 2-3 हफ्तों से, बट बैंक निफ्टी बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस है। तो अगर HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आता है तो वो एक ट्रिगर होगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाने के लिए। और आने वाले वीक में वापस से ICICI बैंक का भी रिजल्ट है। तो ये सारी वीक मतलब ये जो आने वाला वीक है वो पूरा मैं तो बोलूंगा आप लोगों को डिपेंडेंट है HDFC बैंक के रिजल्ट पे। अगर वहां से कुछ पॉजिटिव हम लोगों को मिलता है तो बैंक निफ्टी को डेफिनेटली एक ट्रिगर मिलेगा और बैंक निफ्टी भी मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा कि मुझे आने वाले वीक में क्या लग रहा है। और मैंने आप लोगों के लिए 3 स्टॉक ऐसे निकाले हैं जो मुझे आने वाले वीक में बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं कंपेयर टू दिस वॉलेटिलिटी ऑल्सो। तो ये तीनों स्टॉक्स के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मेरे स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि ये तीनों स्टॉक्स कौन से हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मुझे क्या लग रहा है आने वाले वीक में। आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये स्पॉट निफ्टी का चार्ट है। अभी यहाँ पे मुझे जो रेजिस्टेंस एरिया है ना वो मुझे बोलने के लिए कोई ज्यादा मतलब ज्यादा टफ नहीं है, वो बहुत ही क्लियर है। देखो, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी को ये है 14,650 का। उसके बाद जो सेकेंड रेजिस्टेंस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 14,789 का। अगर हम लोग इसको रफली एकदम राउंड फिगर कर दे तो 14,800। अभी मैं ये आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं कि ये दो ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसका रीजन है जो मंडे को गैप डाउन हुआ था वो गैप एरिया जो बोलते हैं वो ये पूरा वही एरिया है। हम लोगों ने देखा कि लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने ट्राई तो किया ये गैप एरिया को फिल करने के लिए, बट अगेन मार्केट उसके नीचे ही क्लोज हो गया। तो आने वाली वीक में मेरे लिए जो सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो तो क्लियर है 14,650 और 14,800 आप बोल सकते हो राउंड फिगर करने के लिए। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाला एरिया है विच इज 14,350।
और उसके बाद जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो है 14,270। समझो 14,270 भी ब्रेक हो जाता है जो ये लेवल है, तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा डाउनफॉल देख सकते हैं विच कैन कम टू अराउंड 13,670। बट मैं आप लोगों को फ्रैंकली बोलूं तो मुझे ये जो पूरा मार्केट डिपेंड करता है ना वो एचडीएफसी के रिजल्ट के ऊपर है। जो अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी एचडीएफसी का रिजल्ट आउट हो गया होगा, बट मैं जब भी वीडियो बना रहा हूँ ये सैटरडे है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करके रखी है। यहाँ पे भी अगेन जो रेजिस्टेंस है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 32,400। 32,400 के ऊपर जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 33,330 का, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 33,700 का है। अभी बैंक निफ्टी में इतने बड़े लेवल्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज अभी डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मूवमेंट मतलब एकदम नॉर्मल मूवमेंट हो गया है, जो पहले 500 या 600 पॉइंट तक रहता था। और जो हमारा सपोर्ट है वो अगेन जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में बोला था विच इज 30,900, जो यहाँ पे आप लोग को मैंने लास्ट वीक में भी बोला था। और अगर 30,900 तोड़ दिया तो अगेन हम लोग 29,700 तक का भी एक मतलब डाउनफॉल देख सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टोटल 3 स्टॉक शेयर करने वाला हूं। तीनों स्टॉक मतलब एक ब्रेकआउट टाइप के ही स्टॉक है, पर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे एक स्टॉक लग रहा है ना वो फार्मा कंपनी का है। और वो मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे लिस्ट में वो है कैम्स लिमिटेड। अभी अगर आप लोग कैम्स का चार्ट देखोगे ना, ये जो एक कंपनी है ये म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कंपनी है। तो अगर आप देखोगे तो ये कैम्स जो है ना उसका जो एक ब्रेकआउट एरिया था वो समवेयर अराउंड 1950 पे था। मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में भी फ्राइडे को ट्वीट किया था कैम्स के रिलेटेड। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस था। अभी रिसेंटली वो ही मतलब फ्राइडे को मैंने जब भी ट्वीट किया था उसके बाद ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूवमेंट, ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 12% का एक अच्छा मूवमेंट दिखा दिया। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 1950 के ऊपर ये था 2040 वाला। अभी जो मैं आप लोगों को कैम्स का चार्ट बता रहा हूं ना ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम का चार्ट क्यों बता रहा हूं? बिकॉज कैम्स का हमारे पास ज्यादा डेटा नहीं है, ये लास्ट ईयर ही लिस्ट हुआ था मार्केट में, तो मैं इसीलिए आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बता रहा हूं। और चार्ट देखने से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है फ्राइडे को वो बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट थी। अगर आप वॉल्यूम देखोगे अगेन तो फ्राइडे को वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ था। तो कैम्स में मुझे बहुत ही अच्छा एक मतलब टारगेट पोटेंशियल लग रहा है। अभी अगेन यहाँ पे ये ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो अगेन बहुत सारे लोग मुझे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लाइफ टाइम हाई वाले स्टॉक्स का हम लोग टारगेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आप प्राइस रेंज कैलकुलेशन निकालोगे तो मतलब 2040 के ऊपर अगर ये स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का प्राइस रेंज का एक टारगेट आ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ प्राइस रेंज की बात करूं तो इसका 2300 का हम लोगों को टारगेट दिख रहा है। इसमें आप 1850 का स्टॉप लॉस रख सकते हो फॉर 2500 2400 इसका एक एक्सपेक्टेड टारगेट है। तो ये था कैम्स लिमिटेड जो मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड। अभी अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये आप लोगों को मैं वीकली चार्ट बता रहा हूं। इसमें एक क्लियर रेजिस्टेंस था जो मतलब आप लोगों को इजीली दिख जाएगा। इसका रेजिस्टेंस था जो था 630 और 610 रुपीज का, मतलब ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर मैं बोलूं तो उसको सप्लाई जोन भी आप बोल सकते हो। और ये जो टाइम था मतलब वो 2017 में था। अगर आप देखोगे तो 2017 के बाद ये स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी इन द ईयर ऑफ 2019। 2019 में भी इसने ब्रेक नहीं किया। वापस से अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली ये स्टॉक एकदम स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को स्ट्रांग ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूं उसका रीजन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वीक का जो कैंडल है वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली आप लोगों को दिखेगा कि ये कैंडल का कितना स्ट्रांग ब्रेकआउट है। मतलब इतना स्ट्रांग, मतलब वो भी ब्रेकआउट लेवल पे अगर कोई ऐसा स्ट्रांग कैंडल आता है ना तो वो ब्रेकआउट्स को जनरली मैं स्ट्रांग ब्रेकआउट मानता हूं। अगर वो स्मॉल कैंडल से या छोटे कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो उसकी जो फॉल्स जाने के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये एक स्ट्रांग ब्रेकआउट है। अभी इसका जो ब्रेकआउट था वो 630 के ऊपर था, ये स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 490 के आसपास का लगा सकते हो। अगेन ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो आप लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसका टारगेट जो आपको कैलकुलेट करना है वो रेंज कैलकुलेशन से ही करना है। तो इसका टारगेट आ रहा है समवेयर अराउंड 1090। अभी मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूं ना ये इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं वही इसका फाइनल टारगेट है, ये इसका फर्स्ट टारगेट है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 1090 का इसका प्राइस आ सकता है। अभी मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट स्टॉक बताने वाला हूं ना ये फार्मा इंडस्ट्री से है।
अभी हम लोगों ने देखा कि ऑलरेडी फार्मा स्टॉक्स बहुत अच्छे खासे मूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग। वापस से कोविड इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो फार्मा स्टॉक्स ज्यादा अच्छे खासे मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को स्टॉक बताने वाला हूं उसका नाम है ग्लेनमार्क। इसको मैंने ऑलरेडी अपने ट्विटर आईडी पे भी मतलब शेयर किया था इसके रिलेटेड। अभी यहाँ पे सोचने वाली बात, जो साइकोलॉजी वाली बात, जो मतलब मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज के ऊपर मैं फोकस करता हूं, तो वो ये है, अगर आप लोगों को मतलब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये वाले कैंडल का मूवमेंट याद होगा, तो मैं आप लोगों को याद करा देता हूं कि इन द मंथ ऑफ जून 2020 एक न्यूज आया था कि ग्लेनमार्क ने एक अच्छी खासी मेडिसिन बनाई है जो कोविड पेशेंट्स के लिए काम आ रही है, मतलब कोविड को कंट्रोल करने के लिए काम आ रही है, जिससे कोविड के पेशेंट्स को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है। तो वो न्यूज जो आया था वो समवेयर अराउंड 15 जून को आया था। उसके बाद 22 जून को मार्केट ओपन हुआ तो ग्लेनमार्क में ऑलमोस्ट 30% का अच्छा खासा मूव आ गया था। मेरे ख्याल से 40% का भी एक अच्छा मूव आ गया था। हम लोग ने देखा कि वो टाइम पे जो ग्लेनमार्क का हाई था वो समवेयर अराउंड 573 का था। अभी देखो अगेन मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि जो मतलब रिटेल माइंडसेट क्या होता है, रिटेल माइंडसेट हमेशा न्यूज आता है उसी के बाद मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लेनमार्क में न्यूज आया और स्टॉक ने 573 का हाई बना दिया, ऑलमोस्ट मतलब 418 रुपीज से 573 का हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में देखो क्या हुआ, मतलब स्टॉक नेक्स्ट डे से ही कंटिन्यूसली गिरने लगा और स्टॉक अभी तक मतलब गिर ही रहा था। अगर मैं आप लोगों को ये चार्ट अगर मैं आप लोगों को मंथली बेसिस पे बताऊं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 9 मंथ कंसोलिडेट किया। अभी जो करंट मंथ चल रहा है वो 10th मंथ है जहां पे वो लेवल को ब्रेक करने के लिए आ रहा है। तो अभी आप मुझे एक बात बताइए, समझो आपने 570 के आसपास ये स्टॉक खरीदा था और वापस से वो स्टॉक का प्राइस आया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मैं आप लोगों को मतलब 1 सेकंड देता हूं, मुझे पता है आप लोग सबसे पहले तो क्या करोगे ना, आप बेचोगे ही। अगर आपने ये स्टॉक को होल्ड किया है तो आप ये स्टॉक को सेल करोगे बिकॉज ऑलरेडी आपका टाइम इतना वेस्ट हो गया और अभी फाइनली आपका प्राइस आ रहा है तो आप इसको बेचोगे। पर एक्चुअली करना नहीं चाहिए बिकॉज अगर वापस से स्टॉक वही लेवल पे आ रहा है तो ये हाई पॉसिबिलिटी है कि वो ब्रेकआउट करेगा। अभी मैं अगेन आप लोगों को इसका टारगेट जो है मतलब अपसाइड जो मुझे लेवल दिख रहे हैं वो यहाँ पे एक अपसाइड मुझे बहुत ही क्लियर दिख रहा है विच इज समवेयर अराउंड 717। उसके ऊपर अगर ये स्टॉक जाएगा तो ये स्टॉक का 900 का भी टारगेट आ सकता है। और अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस की बात करूं तो इसमें आप लोग 475 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसका जो ब्रेकआउट है वो 573 के ऊपर है। इसने एक छोटा जो ब्रेकआउट था वो 540 के ऊपर 550 के ऊपर दे दिया है। और ग्लेनमार्क में ऐसी कोई न्यूज भी है कि वो एक अपनी मतलब दूसरी जो कंपनी है उसका भी एक आईपीओ लाने वाले हैं, जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आई थिंक ऐसा कुछ नाम होगा उसका। तो वहां पे भी ये चीज उसके लिए ग्लेनमार्क के लिए पॉजिटिव है। तो ये थी जो मैं आप लोगों को हमेशा साइकोलॉजी के बारे में जो बोलता हूं ना, मतलब ट्रेडिंग माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो ये चीज होती है जहां पे सब ज्यादातर रिटेल ट्रेडर ये चीज पे फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लेनमार्क जो है वो मुझे सबसे अच्छा एक फार्मा स्टॉक लग रहा है आने वाले टाइम में। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। और मैंने जो आप लोगों को तीनों स्टॉक्स बताए हैं उसमें से कुछ स्टॉक्स में मेरी पर्सनल होल्डिंग भी है, तो मेरा जो व्यू है वो थोड़ा बायस हो सकता है। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस जरूर करना, उसी के बाद इसमें कोई भी एक्शन लेना। अगर आप लोगों को ऐसे ही प्राइस एक्शन रिलेटेड या ऐसी ही सारी चीजें आप लोगों को लर्न करनी है तो आप मेरा 6 डेज का ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे मैं ज्यादातर अपने थियरी से ज्यादा मैं अपने माइंडसेट पे मतलब काम करता हूँ कि आप लोगों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए मार्केट में। देखो मार्केट में जो भी चीज है वो सब लोगों को पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, भाई ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ब्रेकडाउन क्या होते हैं, ये सारी चीज सब लोगों को पता है। पर जो सबसे अंडररेटेड है मार्केट में मेरे हिसाब से वो है माइंडसेट और साइकोलॉजी। तो ये जो वर्कशॉप है मैं उसके अंदर ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखता हूँ और ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो माइंडसेट और साइकोलॉजी डेवलप करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में भी ज्यादा बताता हूं। तो अगर आप लोगों को वो वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ये 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।